गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने, है ना, ऑडियो सबको आ रहा है? ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि कर्व को ट्रेसिंग करने के हमारे पास और कौन कौन से टूल्स होते हैं, है ना। और उसी टूल्स और मेथड्स के प्रोसेस में हमने कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें एक था सिमेट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद हमने सिमेट्रिसिटी के बाद हमने चेक किया था कि कोई पॉइंट एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है ना, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व और इंटरसेक्शन विथ एक्सिस। ठीक है, और हमने डोमेन रेंज देखा था कि अगर हम फंक्शन का डोमेन रेंज निकाल पाते हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद बिहेवियर ऑफ कर्व एट सर्टेन पॉइंट, कि सर्टेन पॉइंट्स पे कर्व का नेचर किस टाइप से आ रहा है ना, तो वो चीज हम यहां से डिसाइड कर सकते थे। उसके बाद हमने कैलकुलस में मूव किया था और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर के बेसिस पे हमने ग्राफ को प्लॉट करके देखा था। ठीक है, साथ ही हमने कर्वेचर भी देखा था कि कर्व का कर्वेचर किस टाइप से होता है ना, और किसी स्टेशनरी पॉइंट पे, स्टेशनरी और क्रिटिकल पॉइंट्स पे कर्व का नेचर क्या है और बिहेवियर क्या है। ठीक है, इसी प्रोसेस में हमने कर्वेचर भी देखा था कि किसी कर्व का कर्वेचर अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, वो भी हम सेकेंड डेरिवेटिव के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो इतने सारे पॉइंट्स हमने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, इसके अलावा हमने टेंजेंट्स के बारे में देखा था कि कर्व का टेंजेंट्स कैसे वर्क करता है ना। और बेसिकली हमने टेंजेंट्स एट ओरिजिन देखा था कि अगर हमें ओरिजिन पे टेंजेंट कैलकुलेट करना है तो जो उसमें लोएस्ट डिग्री का टर्म है उसको अगर आप इक्वेट कर दो और इक्वल टू जीरो कर दो, कलेक्ट करके इक्वल टू जीरो कर दो, तो आप डायरेक्टली टेंजेंट ओरिजिन पे फाइंड कर सकते हो। और इन जनरल किसी और पॉइंट पे अगर टेंजेंट फाइंड करना है तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। ठीक है, और बेसिकली पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाले कितने टेंजेंट हैं हमें वो पता करना होता था। ठीक है, इसके बाद हमने डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी पे देखा था, है ना। ये पार्ट हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि एक अलग से चैप्टर में हमने ये सब चीज और डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब प्रीवियस लेक्चर की बातें थी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सब कुछ देखा है और समझा है। फिर भी अभी भी कुछ पॉइंट्स हैं कि हम कर्व को अगर ट्रेस करना है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो 9th पॉइंट है एसिम्पटोट्स। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है और उसके बाद फिर हम इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो एसिम्पटोट एक्चुअली में होता क्या है, एक टेंजेंट लाइन ही होती है ना। तो ये क्या है, टेंजेंट ही है, लेकिन ये टेंजेंट कहां पे होता है, इंफिनिटी पे जाके। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन इसका, एसिम्पटोट्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है लेकिन सबका मतलब वही है। ठीक है, तो एसिम्पटोट्स आर दी tangents to the curve at the origin, sorry, at the infinity, है ना, at infinity, है ना। तो एसिम्पटोट क्या होता है, एक टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये एक पर्टिकुलर टाइप का टेंजेंट है
तो अभी तक हमने जो टेंजेंट पढ़ा था वो एक फाइनाइट पॉइंट्स पे हमने पढ़ा था। ये टेंजेंट कहां पे टेंजेंट होता है? ये इंफिनिटी पे जाके कर्व को टच करता है। जैसे y इक्वल टू 1/x का कर्व हमें पता है ना? तो ये कर्व देखो, इसको इस टाइप का कर्व होता है ना? तो ये x एक्सिस इसके लिए क्या बन रहा है? टेंजेंट बन रहा है, क्योंकि ये कर्व जो है वो x एक्सिस को कहां पे मीट करेगा और टच करेगा, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं कि ये इसको टच करता है। तो ये टच कहां पे करता है? इंफिनिटी पे जाके टच करता है। इसलिए y इक्वल टू x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इसके लिए क्या होता है? एक टेंजेंट लाइन होती है ना? इस वर्टिकल लाइन के बारे में भी देखो, और जो y एक्सिस है, y एक्सिस भी इस कर्व को कहां पे टच कर रहा है? टेंजेंट पे, सॉरी इंफिनिटी पे, है ना? तो ये चीज नहीं सोचना है कि सिर्फ x एक्सिस ही टेंजेंट होता है, ठीक है? कोई सा भी कर्व का इक्वेशन एक टेंजेंट आपका बन सकता है, ठीक ना? तो आपको बस वो लाइन के बारे में देखना है। तो इसी चीज को हम यहां पे डिटेल में पढ़ेंगे कि एसिम्पटोट्स किसी भी कर्व का कैसे निकलता है, ठीक है? यहां पे देखो, अगर आप इस कर्व का इस लाइन से डिस्टेंस कैलकुलेट करो, ठीक है? तो ये डिस्टेंस जो आप कैलकुलेट करोगे, ये डिस्टेंस d जो है, ये डिस्टेंस d धीरे धीरे इंफिनिटी की तरफ जाते जाते ये क्या हो रहा है? किसको टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है कि नहीं? तो जैसे जैसे ये कर्व इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो दोनों कर्व और उस लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 को टेंड करने लगेगा, ठीक है? तो इसी के बेसिस पे एक और डेफिनेशन इसका बनता है, अ स्ट्रेट लाइन इज said to be an asymptote to an infinite branch of a curve, है ना? अ स्ट्रेट लाइन इज, कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी कर्व के लिए क्या हो सकता है? एसिम्पटोट्स बन सकता है, ठीक है? बस वो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करें कि वो उसका जो इनफाइनाइट वाला ब्रांच होगा। जैसे ये देखो, इस वाले कर्व में इनफाइनाइट वाला ब्रांच ये वाला है और ये वाला ब्रांच है ना? तो जो भी इनफाइनाइट वाला ब्रांच हो, इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ ए कर्व, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from a point on the curve to the given line, ठीक है? कर्व के किसी पॉइंट से जो लाइन गिवन है, उस गिवन लाइन का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? गिवन लाइन अप्रोचेस टू 0 as the point moves to infinity along the branch of कर्व, ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है? सेम वही चीज है। ये बोल रहा है कि इस कर्व से अगर आप, ये जो हमारे पास कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व है हमारे पास, इस कर्व से किसी पॉइंट से अगर हम इस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करें, ठीक ना, और इस लाइन के अलोंग, इस कर्व के अलोंग आप मूव करते जाओ, तो इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा, है ना? तो वो लाइन उसके लिए क्या बन जाएगा? एसिम्पटोट्स बन जाएगा, है ना? तो इस पर्टिकुलर केस में y इक्वल टू x के केस में, y इक्वल टू 1/x के केस में, जो x एक्सिस एंड y एक्सिस है वो दोनों मिलके क्या बनाता है? एसिम्पटोट्स बनाता है, ठीक है? तो एसिम्पटोट्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, है ना? बेसिकली हमें इसी दो तरह के एसिम्पटोट्स को पढ़ना है। एक है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, ठीक है? बेसिकली हम इसी पार्ट पे फोकस करेंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, और दूसरा होगा वर्टिकल एसिम्पटोट्स, ठीक है? y इक्वल टू x के केस में हम इस दोनों टाइप के
एसिम्पटोट्स को आप देख चुके हो कि दोनों टाइप का एसिम्पटोट्स किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगा कि अगर हम कोई फंक्शन fx है और इस फंक्शन में अगर हम x टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट करें, है कि नहीं, कोई भी अगर कर्व है हमारे पास, जैसे y इक्वल टू 1/x है तो इसको हम fx एज्यूम कर लेंगे, है ना। तो fx इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 1/x। तो इस fx में आपको करना क्या है, लिमिट लेना है, क्योंकि हम डायरेक्टली इंफिनिटी पुट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जब आप लिमिट लोगे तो लिमिट वैल्यू क्या हो जाएगी, x टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर पुट करोगे इस फंक्शन में, तो इस फंक्शन में क्या होगा कि जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट की तरफ अप्रोच करना चाहिए। जैसे इस 1/x के केस में अगर आप x टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट करोगे तो ये टर्म किसको टेंड करेगा, 0 को, है ना। तो ये अगर कांस्टेंट को अप्रोच कर रहा है और लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी अगर fx जो है इसी c को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, दोनों में से कोई एक कंडीशन हो, देन y इक्वल टू c is called horizontal asymptotes. y equal to c is called horizontal asymptotes of the curve, है ना। तो ये y इक्वल टू fx इक्वल टू c अगर, है ना, ये c 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में x एक्सिस ही हमारा आ रहा था क्योंकि y इक्वल टू 0 हो जा रहा था, है ना। वैसे ही अगर वर्टिकल एसिम्पटोट्स को डिफाइन करना है तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स हम इंफिनिटी x, क्योंकि हमारा फंक्शन x के टर्म में होता है तो हम इस किसी x की वैल्यू के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो किसी एक पॉइंट चूज कर लेते हैं और उस पॉइंट पे हम x इक्वल टू a पॉइंट चूज कर लिया, इसी fx की वैल्यू अब हम a प्लस या a माइनस पे कैलकुलेट करेंगे, है ना। और अगर इस केस में हमें प्लस माइनस इंफिनिटी मिलता है, ठीक है, और लिमिट x टेंस टू a माइनस के केस में भी हमें प्लस माइनस इंफिनिटी कुछ मिलता है ना, देन वर्टिकल लाइन x इक्वल टू a इज कॉल्ड वर्टिकल एसिम्पटोट्स। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो बस हमें एक लाइन खोजना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के केस में, कि आप हॉरिजॉन्टल तो निकालना इजी है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो आप x टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट कर लो और उस पॉइंट पे आपको नेचर पता चल जाए कि वो उसको किसी कांस्टेंट की तरफ अगर मूव कर रहा है, इसका मतलब वो उसका एक एसिम्पटोट होगा, यानी वो उसको कहां पे मीट करेगा, इंफिनिटी पे मीट करेगा, है ना। तो बेसिकली हम इसी दो पार्ट पे फोकस करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की तरफ, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपका जो एसिम्पटोट हो वो x एक्सिस या y एक्सिस के अलोंग ही हो, है ना, किसी इस लाइन के अलोंग भी हो सकता है। कोई कर्व ऐसा हो सकता है जो इसको कहां पे मीट कर रहा है, देखो इंफिनिटी पे जाके मीट कर रहा है ना। तो इस टाइप के कर्व को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, ठीक है, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, है ना। तो यहां पे हम एक और टाइप देख लेते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट्स का, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। तो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स क्या होगा, अब ये जनरली y इक्वल टू 0 या y इक्वल टू c या x इक्वल टू a टाइप का कोई पॉइंट नहीं होगा, है कि नहीं। अब इस टाइप का पॉइंट नहीं होगा तो एक नॉर्मल सा स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, y इक्वल टू mx प्लस b फॉर्मेट का होगा, है ना। और ये हमारा क्या एक फंक्शन है y इक्वल टू fx। तो जो हमारा सेकेंड डेफिनेशन था, है ना, सेकेंड डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, y2 माइनस y1, है ना। तो f ऑफ x माइनस mx प्लस b, है ना। और अगर इसकी वैल्यू x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे किसको टेंड करनी चाहिए, ये वैल्यू 0 को टेंड करनी चाहिए, है कि नहीं। और नेगेटिव साइड भी आप चेक कर सकते हो, fx माइनस
mx प्लस बी, है ना। तो ये चीज भी कहां जाना चाहिए, 0 को जाना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होगा, है ना, ये दोनों एक साथ हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई एक भी हो तो वो लाइन उसके लिए क्या बन जाएगा, एसिम्प्टोट्स बनेगा, ठीक ना। और अगर ये एसिम्प्टोट्स होगा तो हम लाइन किसको बोलेंगे एसिम्प्टोट्स, देन द लाइन y इक्वल टू mx प्लस बी इज एन ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स, है ना। तो यहां पे हमें ये एक जनरल लाइन की इक्वेशन होगी जो आपको ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स देगा, ठीक है। ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालना थोड़ा सा टफ होगा, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पे कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है m और b, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इस टाइप के एसिम्प्टोट्स बहुत कम आपको यहां पे कैलकुलेट करने के लिए होगा, ठीक है। अभी के लिए ऐसे वाले एसिम्प्टोट्स हमें बहुत कम मिलेंगे जो ऑब्लिक टाइप के हो, ठीक है। फिर भी हम ट्राई करेंगे खोजने का कि अगर एसिम्प्टोट्स मिल जाता है तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। एक और मेथड है एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन को इजीली फाइंड करने का, ठीक है। तो पॉइंट्स लिख लेते हैं, मेथड्स टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, है ना। तो हमने डेफिनेशन देख लिया, अब हमें यह समझ में आना चाहिए कि एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स देखते हैं, ठीक है। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। कोई एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। ये कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, है ना। और अगर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स की बात बोले तो हम क्या कैसे निकालेंगे इसको, तो इजी सा तरीका ये होता है, कैसे निकलता है वो प्रोसेस वही है जो हमने पहले कैलकुलेट किया है, लेकिन हॉरिजॉन्टल निकालने का एक और इजी सा मेथड है, वो क्या बोलता है, इट इज obtained by equating the obtained by equating to 0 the coefficient of the highest power of x, है ना। एंड कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इफ कोफिशिएंट इज नॉट कांस्टेंट, इफ कोफिशिएंट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि आप हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर रहे हो और उसके सारे टर्म्स एक्चुअली में कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट अगर हो जाएगा तो फिर वो एसिम्प्टोट्स नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि हम उसको इक्वल टू 0 नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या है कि जो भी कर्व दिया हो उसमें से आपको x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को कलेक्ट करना है और उसको क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। क्लियर हो रहा है, x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करना है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन इस टाइप का है, y² माइनस 4x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। और हमें पहले फाइंड करना है कि इस इक्वेशन का कोई एसिम्प्टोट्स होगा या नहीं होगा, वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो यहां पे इसमें हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स की बात हम कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स में हम क्या देखेंगे कि x की हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है यहां पे, है ना। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है यहां पे, तो ये इक्वेशन x और y दोनों में है, लेकिन हमें सिर्फ कौन सी पावर देखनी है, x की पावर देखनी है। तो यहां पे x की पावर 2 है, इस वाले टर्म में x की पावर 2 है, इस वाले टर्म में x की पावर 1 है, इस वाले टर्म में x की पावर 0 है। तो जितने x की पावर 2 वाला टर्म है और जो हाईएस्ट पावर है, पहले उसको एक जगह इकट्ठा कर लो। तो अगर इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो
हाईएस्ट पावर क्या है स्क्वायर वाला, इसका कोफिशिएंट क्या है कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है y माइनस 4 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4। तो यही y इक्वल टू 4 क्या होगा, इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। क्लियर हो रहा है? अगर आपको x हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स देखना है तो आप x के हाईएस्ट कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करोगे। ठीक है, जैसे बेसिक सा इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू 1 जो हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन था, है ना। तो इस वाले इक्वेशन को आप देखोगे तो ये कितना होगा, तो यहां पे हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स चेक करना है। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 और इसका कोफिशिएंट क्या है y जो कि कांस्टेंट नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं y इक्वल टू 0 क्या है, इसका एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है कि नहीं। और जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो y इक्वल टू 0 इसका क्या होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होता है कि नहीं। याद है आपको, इस टाइप का कर्व है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू 0। तो यही इसका क्या है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है। क्लियर है? तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकालना हमारे लिए क्या है इजी है। क्या करना है समझ में आ रहा है। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे आते हैं। एसिम्पटोट्स, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि y एक्सिस के अगर पैरेलल हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस, और इसी को हम क्या बोलते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स। ठीक ना। तो अगर आपको वर्टिकल एसिम्पटोट्स निकालना है या y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालना है तो हमें कैसे निकालना होगा, इट इज क्या होगा, इट इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0, किसे 0 के इक्वेट करना होगा, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, हाईएस्ट पावर ऑफ y। और फिर से वही चीज, इफ इट इज नॉट कांस्टेंट, है ना। कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम उसको 0 के इक्वल नहीं कर पाएंगे। अगर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि उसका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एसिम्पटोट्स नहीं होगा, है कि नहीं। हर एक कर्व का एसिम्पटोट्स हो ये जरूरी नहीं है कि नहीं। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हाईएस्ट कोफिशिएंट है, इसका हाईएस्ट पावर है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, कांस्टेंट है, तो इसको तो हम 0 के इक्वल नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसका कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलता है। क्लियर है? तो अगर हमें वर्टिकल एसिम्पटोट्स देखना है तो हमें हाईएस्ट पावर ऑफ y कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल वही एक्स वाई इक्वल टू 1 है ना, तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसका कोफिशिएंट x है, तो इक्वल टू 0 कर दोगे तो यही क्या हो जाएगा इसके लिए वर्टिकल एसिम्पटोट्स, यानी इस इक्वेशन का वर्टिकल एसिम्पटोट्स होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो इक्वेशन इस टाइप का है वाई एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, इस टाइप से कोई भी एक रैंडम कर्व हमने ले लिया, है ना। यहां पे देखो अगर हम y क्यूब के कोफिशिएंट को कलेक्ट करें, क्योंकि यही हाईएस्ट पावर है, ठीक ना, किसकी पावर देखनी है y की पावर, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी ये इसका क्या है वर्टिकल एसिम्पटोट्स, है कि नहीं। तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकालना क्या है इजी है। कैसे इजी है, बस हमें हाईएस्ट पावर या लोएस्ट पावर को इक्वेट करना है 0 के। ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकाला था। ठीक है, टेंजेंट के इक्वेशन में देखो हमने अलग चीजें की थी, यहां पे हम वही चीजें नहीं कर रहे हैं। टेंजेंट का इक्वेशन ओरिजिन पे टेंजेंट होता है, ठीक है, तो और वहां पे हमने लोएस्ट पावर को इक्वेट किया था, है कि नहीं। यहां पे हम हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं, तो उन दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हमने एसिम्पटोट्स को ड्रॉ करना सीख गए कि हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बार ऑब्लिक एसिम्पटोट्स को भी देख लेते हैं कि ऑब्लिक एसिम्पटोट्स कैसे निकालना होगा। ठीक ना,
जनरली इस पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है ना, क्योंकि अगर इस पार्ट को सॉल्व करने लगोगे तो फिर बहुत इक्वेशन लेंदी हो जाएगा, है ना, और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लेकिन फिर भी देख लो, अगर कभी जरूरत लगे या अगर आप कैलकुलेट कर पाओ तो अच्छी बात है। ठीक है, टू ऑब्टेन दी ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, लिख लो इसको बस लैंग्वेज के फॉर्म में ताकि आपको ध्यान रहे। टू ऑब्टेन दी ऑब्लिक एसिम्पटोट्स सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू mx प्लस सी इन द गिवन कर्व, है कि नहीं। हमें y इक्वल टू mx प्लस सी हमने एसिम्पटोट्स एज्यूम कर लिया कि ये इसका ऑब्लिक एसिम्पटोट है, ठीक ना। अब अगर ये ऑब्लिक एसिम्पटोट है तो हमें निकालना क्या होगा, m और c की वैल्यू निकालनी है। तो m और c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस इक्वेशन को कर्व में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, गिवन कर्व, देन इक्वेट दी, है ना। इसको अगर आप इक्वेशन में पुट कर दोगे तो x और y में सिर्फ इक्वेशन फॉर्म होगा आपका, है ना। हमें करना क्या है, उसमें इक्वेट दी कोफिशिएंट ऑफ, है ना, सेम जो हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में किया था सेम चीज हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। देन इक्वेट दी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन x and coefficient of highest degree term in x and equate the coefficient of highest degree term in x and next highest degree in x to 0। ठीक है, टू डिटरमाइन m and c, if m and c exist, then y equal to mx plus c is oblique asymptotes। ठीक है, तो ये ज्यादा कैलकुलेटिव है इसलिए हम इसमें जाते नहीं है। सिंपली करना क्या है कि इसको आप कर्व में पुट करो और जो x में आपका डिग्री बन जाएगा, x में पॉलिनोमियल बन जाएगा, है ना, उसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म और नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 कर दो और m और c कैलकुलेट कर लो। ठीक है, क्योंकि हमें दो इक्वेशन चाहिए m और c कैलकुलेट करने के लिए। अगर m और c मिल जाता है तो ऑब्लिक एसिम्पटोट होगा, अगर नहीं मिलेगा तो ऑब्लिक एसिम्पटोट नहीं होगा। क्लियर है यहां तक, है ना। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि आप अगर कर्व को एसिम्पटोट्स कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, एक और चीज है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके। ठीक है, तो कुछ कुछ कर्व में पॉइंट्स होते हैं, ये सब पॉइंट्स आपसे कोई पूछेगा नहीं, है ना, लेकिन बस आपको अगर ये पॉइंट्स पता चल जाता है तो आपको कर्व का नेचर डिसाइड करने में क्या होता है, इजी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है सिंगुलर पॉइंट्स, है ना। सिंगुलर पॉइंट्स क्या होता है, दिस इज एन अनयूजुअल पॉइंट, है ना, दिस इज एन अनयूजुअल पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, कर्व पे कोई एक अनयूजुअल सा पॉइंट्स होगा जिसको हम सिंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे कौन सा सिंगुलर पॉइंट्स होता है, जितने भी टाइप के पॉइंट्स आप पढ़ने वाले वो सब सिंगुलर पॉइंट्स ही हैं। ठीक है, जैसे आगे भी बताऊंगा सिंगुलर पॉइंट्स क्या होता है। फिर आता है मल्टीपल पॉइंट्स। ठीक है, मल्टीपल पॉइंट्स क्या होगा, अ पॉइंट
थ्रू विच अ कर्व पासेज मोर देन 1 टाइम्स, है ना। तो अगर एक से ज्यादा बार किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स बोलते हैं, है ना। और इसी का स्पेशल केस क्या हो जाएगा, डबल पॉइंट्स, है कि नहीं। इसी का स्पेशल केस क्या हो जाएगा, डबल पॉइंट्स को हम अलग से पढ़ लेते हैं। ये सब सिंगुलर पॉइंट्स के अंदर ही ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक ना। बस हम अलग अलग करके हेडिंग के साथ पढ़ रहे हैं। सिंगुलर पॉइंट्स अनयूजुअल पॉइंट्स होता है। अभी तक हमने जितने भी कर्व पढ़े थे सारे कर्व एक पॉइंट से एक ही बार पास कर रहा था, है ना। तो किसी पॉइंट से 2 बार पास करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल पॉइंट्स। और ये भी क्या है, सिंगुलर पॉइंट्स ही है। मल्टीपल पॉइंट्स के अंदर ही हम क्या बोल सकते हैं, डबल पॉइंट्स। डबल पॉइंट्स पे क्या होगा, इफ अ कर्व पासेज 2 टाइम्स, है कि नहीं। अगर 2 बार पास करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पासेज 2 टाइम्स, डबल पॉइंट्स। वैसे ही हम ट्रिपल पॉइंट्स भी डिसाइड कर सकते हो, है कि नहीं। तो इन सब का नेचर क्या होता है हम वो देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पहले पता चल जाए कि ये सिंगुलर पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट में भी स्पेसिफिकली मल्टीपल पॉइंट है या डबल पॉइंट या ट्रिपल पॉइंट, इस टाइप से पता चल जाए तो हम उसी पॉइंट से उतने बार डाल सकते हैं, है कि नहीं। डबल पॉइंट्स में भी, ठीक है, डबल पॉइंट्स के अंदर ही, डबल पॉइंट्स एक्चुअली में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसी में 2 टाइप के पॉइंट्स होते हैं। एक होता है नोड, ठीक है। तो नोड भी क्या होता है, एक तरीके का डबल पॉइंट ही होता है। क्या होता है, अ डबल पॉइंट, ठीक है। ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आप डेफिनेशन लिख लो, है ना। कभी ऐसा आए या फिर आगे आप कभी आगे जाओगे तो ये सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा वहां पे, है ना। अ डबल पॉइंट एट विच 2 रियल टेंजेंट ड्रॉन, ठीक है, हो गया। वो दोनों कोइंसिडेंटल नहीं होना चाहिए, नो कोइंसिडेंटल, ठीक है। 2 डिफरेंट टेंजेंट आप ड्रॉ कर पाओगे। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास ये कर्व है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऐसा एक एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा, है ना। ऐसा एक कर्व है अगर हमारे पास, और अगर हम यहां पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट पे इस टाइप से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इस टाइप से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ये डबल पॉइंट है क्योंकि एक ही पॉइंट से 2 बार पास कर रहा है ना। तो देखो इस पॉइंट पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, 2 पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, ठीक है। तो इसी वाले पार्ट में देखो, ठीक है, तो यहां पे हमने नोड को डिफाइन किया, ठीक ना। यहां पे हमने नोड को डिफाइन, तो नोड का मतलब समझ में आएगा कि किसी एक नोड पे क्या होगा कि जो हमारा पॉइंट होगा, है ना, उस पे हम ये भी एक टाइप का डबल पॉइंट ही होता है, और इस पॉइंट पे हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो 2 टेंजेंट अगर ड्रॉ हो पाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे, है ना। तो कभी आप कोई एक पॉइंट पे टेंजेंट लिखने का ट्राई करो, और अगर आपको पता चले कि उस पॉइंट पे 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि वो एक नोड वाला पॉइंट है ना। तो ऐसा क्वेश्चन हम अभी आगे करेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कस्प पे। तो कस्प भी क्या होता है, एक तरीके का डबल पॉइंट ही होता है। और इस डबल पॉइंट में क्या हो रहा है कि एक पॉइंट से 2 बार कर्व तो पास कर रहा है, लेकिन उस पॉइंट पे हम टेंजेंट एक ही ड्रॉ कर पा रहे हैं, है कि नहीं। तो इस टाइप से अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे तो ये क्या होगा कि एक कस्प बनेगा, है ना। तो कस्प का इस टाइप का आपका शेप देखने को मिलेगा, और इस शेप के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, कस्प को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कस्प वाली बात।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने दो तीन पॉइंट्स देखे। इसी में एक और पॉइंट था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है कि नहीं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में एक तो कर्वेचर चेंज होता है कि नहीं, कर्वेचर चेंजेज। एंड इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या होता है, अगर आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट क्या करता है, टेंजेंट कट्स दी कर्व, है ना, और टेंजेंट क्रॉसेस दी कर्व, है ना। और इस तरीके से बोलो, जो कर्व होता है वो टेंजेंट को क्रॉस करता है ना। तो कर्व क्रॉसेस दी टेंजेंट, है कि नहीं। तो टेंजेंट का मतलब ये नहीं होता है कि कर्व उसको कट नहीं करेगा, है ना, कट भी कर सकता है। वो कहां पे विजिबल होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के पॉइंट पे। यहां पे क्या होगा कि जब आप कर्व ड्रॉ करोगे, है ना, तो इन सारे पॉइंट्स पे क्या होगा कि इन सारे पॉइंट्स पे आपका कर्व जो है उस लाइन को क्रॉस कर जाता है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ये चीजें होती है। तो यहां पे हमने इतने सारे पॉइंट्स और सब कुछ डिस्कस किया, है ना। इन सब का यूजेस कैसे करना है, ठीक है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम इन सब चीजों को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, है ना। ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, जो हमने स्टार्टिंग में एक कर्व लिया था, ठीक है। इस कर्व को क्या करना है, प्लॉट करना है और ट्रेस दिस कर्व, ट्रेस दिस कर्व, है ना। तो आपको करना क्या है कि आपको इस कर्व को ट्रेस करके बताना है कि ये कर्व किस शेप का होगा, ठीक है। जितने पॉइंट्स हमने चेक किए हैं वो सारे पॉइंट्स आपको चेक करना है और एक आप ओवरऑल आइडिया से ड्रॉ करने का ट्राई करना कि इसका शेप किस टाइप का होगा और भेजना मुझे, है ना, मैसेज करना मुझे व्हाट्सएप पे। तो मैं देखूंगा कि अगर आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो कि नहीं। आपको क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ेगी, पहली चीज है आप सिमेट्रिसिटी चेक करो, ठीक है। दूसरा पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करो, ठीक है, इंटरसेक्शन विथ एक्सिस और ओरिजिन, है ना। तो ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं ये चेक करो। उसके बाद आप क्या चेक करोगे, टेंजेंट चेक करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप वैल्यू और बिहेवियर ऑफ कर्व एट सर्टेन पॉइंट, है ना, तो आप पॉइंट खोजो कि आपको किस पॉइंट पे चेक करना है, बिहेवियर ऑफ कर्व एट सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है। तो आप इस सर्टेन पॉइंट्स पे कर्व का बिहेवियर चेक करो और चेक करके देखो कि ये कर्व किस टाइप का होने वाला है, ठीक है। अगर आप डोमेन और रेंज के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो तो आप डोमेन रेंज भी चेक करो, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप फाइंड कर सकते हो, चेक करो, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। जब आपको एक्चुअली में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इतने सारे पॉइंट्स चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कुछ चीजों से ही आप एक ओवरऑल आइडिया निकाल लोगे कि हमारा कर्व किस तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, ये सिक्स्थ पॉइंट हो गया। 7 पॉइंट आप चेक करो कि इसका कोई एसिम्पटोट्स है या नहीं, ठीक है। एसिम्पटोट्स वगैरह चेक करो कि इसका कोई एसिम्पटोट्स होगा या नहीं होगा, और एसिम्पटोट्स होगा तो कैसा होगा, है ना। ये सारे पॉइंट्स के बेसिस पे आप इस कर्व को ड्रॉ करने का ट्राई करना, है ना, कि इसका कर्व, इसका शेप किस टाइप का आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और इस कर्व को ट्रेस करके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम इसको डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो और नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आप जो आपको शीट मिला है ना, एयूसी का, एरिया अंडर द कर्व का, उस शीट के अब आप क्वेश्चन लगा सकते हो, है ना। तो इसके क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं
है ना। एक्सरसाइज 1 से आप स्टार्ट कर दो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सिंपल सा असाइनमेंट है, वो भी मैं दे दूंगा, तो वो भी आप ट्राई करना, है ना। ये आपको मिला होगा, क्लास में मैंने दिया था, तो उसके क्वेश्चन को ट्राई करना। और फिर हम लोग इसके बाद फिर इस पे एक टेस्ट होगा, तो फिर उस टेस्ट में हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।